हाँ भाई, अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 6 की जितनी भी साइंस की डेफिनेशन है वो इसी एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 6 की जो साइंस की डेफिनेशन है उनको सीक्वेंस से यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारी वो है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल का मतलब, एक और शब्द का मतलब समझेंगे। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, यानी शारीरिक, जिसको हम टच कर सकते हैं वो फिजिकल होता है। ठीक है, तो फिजिकली चेंज यानी भौतिक जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है ये हम सीखेंगे। क्लास 6 की जो साइंस की बुक है उसके अंदर यह चीज आपको मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी। तो इसका जो मीनिंग क्या होता है, ए चेंज यानी एक बदलाव, इन विच जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, यानी कोई भी नया पदार्थ जिसमें ना बने, यानी बदलाव तो हो, चेंज तो हो, लेकिन कोई नई चीज ना बने, उस चेंज को क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्लियर है इसमें? यानी भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जिस ऐसा बदलाव जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, उससे देखो ना, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, फॉर्मेड में से बनना, कोई भी नया पदार्थ न बने, ऐसे बदलाव को क्या कहते हैं हम? फिजिकली चेंज करते। जैसे पेज को पाट दिया, वो पेज ही रहा। बैलून को फुला दिया, अभी भी बैलून है, नहीं कुछ नहीं बना उसमें। ठीक है ना? तो इस प्रकार के चेंज, इस प्रकार के बदलाव क्या कहलाएंगे? फिजिकली चेंज कहलाएंगे। आगे समझ में? जैसे तुमने क्या किया, आटे की लोई बनाते हो ऐसे, उसको बेल दिया, अभी भी आटा ही है, वो वापिस मोड़ दिया, अभी भी आटा ही है। तो उसका रूप बदला, उसके जो रासायनिक जो गुण है, केमिकली जो है प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, यानी कोई बदलाव करने के बाद वो चीज सेम रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकली चेंज। अगला हमारा क्या? केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ऊपर वाला भौतिक परिवर्तन था, नीचे वाला रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्या है? ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, ऐसा बदलाव जिसमें नया पदार्थ बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मोमबत्ती को जला दिया हमने, तो मोम खत्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, गैस कुछ ऐसा वगैरह बचेगी। तो ये कोई नई चीज जो बनती है। या हमने जो लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को, पहले लकड़ी थी, लकड़ी जलने के बाद क्या बनेगी? राख, एक नया पदार्थ बन गया, एक नया, कुछ कोयले बचेंगे, तो वो नए पदार्थ बन गए। जब कोई चीज बदलने के बाद नया पदार्थ बना लेती है, नए पदार्थ में बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। आगे सुने, तो क्या बोलेंगे? इन ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। ऐसा चेंज जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्लियर है? उसके बाद अगला कौन सा? भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके अंदर आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। नेम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। तो पारदर्शी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु क्या होती हैं? पारदर्शी मींस आर पार जिसमें देखा जा सके। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट को आर पार जाने दें, उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। अब कोई चीज हमें दिखती है लाइट के कारण, अगर आर पार लाइट जा रही तो आर पार में दिखेगा, आर पार लाइट नहीं जाती तो हमें नहीं दिखेगा। अब दीवार के आर पार क्यों नहीं दिखता हमें? क्योंकि उसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती। एक कांच के अंदर के आर पार दिख सकती, क्योंकि कांच के अंदर से लाइट, कि जो कोई भी चीज हमें दिखती है वो किस कारण दिखती है? लाइट के कारण। लाइट जिधर से जाएगी वो चीज हमें दिखती जाएगी, लाइट जहां से नहीं जाएगी वो चीज नहीं दिखेगी। पॉइंट क्लियर है? जैसे बंद कमरा, रात को लाइट बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, लाइट किधर नहीं चली। अब लाइट चल रही है तो हमें कोई चीज नहीं दिखेगी, बल्ब दिला दो, लाइट चलेगी तो हर वस्तु में दिखेगी। तो कोई चीज ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, किस कारण दिख रहा है? लाइट के कारण। तो लाइट जिसके अंदर से आर पार जा सकती है, उसके अंदर आप पार देख सकते हैं, जिसमें आर पार देख सकते हैं, उसे ही बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? अगला है भी ओपेक। ओपेक का मतलब होता है क्या? जिसके अंदर से आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। क्या बोलेंगे इसको? अपारदर्शी। अब ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से आर पार न जा देख सके, या जिनके अंदर से लाइट न जा सके। देखो, ट्रांसपेरेंट क्या था? जिसके अंदर से लाइट पास हो सके। और ओपेक क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट को ना जाने दें, उन पदार्थों क्या बोलेंगे? हमें ओपेक बोलेंगे। जैसे दीवार, लकड़ी, ठीक है ना, छत होगी, छत के ऊपर आसमान नहीं दिख रहा हमें, तो ऐसी सारी चीजें जो अपने अंदर से लाइट को न जाने दें, उन पदार्थों क्या बोला जाता है? ओपेक बोला जाता है। तो दोनों पदार्थ समझ गए? एक ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकते हैं, ओपेक जिसके आर पार ना देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल है एयर, हमारे सामने हवा है,
है ना। तो इसके आर पार देख सकते हो। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। प्लास्टिक पेपर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना। इन सब के आर पार हम देख सकते हैं। ओपेक क्या क्या है बताओ? लकड़ी है, वाल है, दीवार होगी, ठीक है ना, सैंड होगी, रेत के आर पार नहीं देख सकते हम, ठीक है ना। बुक होगी तुम्हारी, इसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है ना। बेंच हो गया। तो बहुत सारी चीजें जैसे गेट है, गेट के आर पार हम नहीं देख सकते। तो ऐसी पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट को न जाने दे, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, क्या? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच का, इन दोनों के ट्रांसलूसेंट को हिंदी में बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? अब पारभासी का मतलब पार भी है लेकिन आभास भी नहीं। आभास हो रहा है लेकिन पार तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा, बस क्लियर नहीं दिख रहा। मतलब ऐसी चीज जिसमें दिखाई तो दे लेकिन क्लियर ना दिखाई दे, दिखाई दे रहा है लेकिन धुंधला दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं? हमें ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पारभासी बोलते हैं। क्लियर है। अब डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पार्टियली लाइट टू पास थ्रू। पार्टियली यानी पार्स, जो थोड़ा पार्ट उसका लाइट का, पूरा पार्ट न जाए, पार्टली में कुछ हिस्सा लाइट का जाए, यानी कम लाइट जाए, ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। लाइट जाए लेकिन कम जाए, लाइट का कुछ हिस्सा जाए, पूरी लाइट ना जाए, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाएगा? ट्रांसलूसेंट। जैसे हम बोलते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, ऑयल लगा हुआ पेपर, ऑयल लगा हुआ। अब सिर पे कई बार ज्यादा ऑयल है या और लगा लो और उसको देखो तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना। दो कांचों को एक साथ लगा दो तो पारभासी बन जाता है, ट्रांसलूसेंट बन जाता है, क्योंकि अब क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ओके। प्लास्टिक पन्नी आती है कई, धुंधले दिखाई देते हैं उनमें, ठीक है ना। तो ऐसे जिनमें दिखाई दे लेकिन क्लियर दिखाई ना दे, उसे क्या बोलते हैं? हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। ओके। अगला पॉइंट अभी कौन सा? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब आवास। क्या होता है? आवास। अब हैबिट तो आदत होती है, लेकिन इसका हैबिटेट का मतलब होता है यहाँ पर आवास। क्या होता है? आवास। ऐसी जगह जहां पर जीव जंतु अपने माहौल में रहते हैं, वो क्या कहलाता है? उनका आवास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जीव, जीवों का प्राकृतिक होम, प्राकृतिक घर। अब प्राकृतिक घर जैसे पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं, पेड़ के ऊपर अपना घोंसला में रहते हैं, तो वो क्या? उनका हैबिटेट हो गया। ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है, घूमता रहता है, तो क्या होगा? उसका वो हैबिटेट हो गया। तो ऐसे जीव जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है। क्लियर है। कोई भी प्राकृतिक रूप से, यानी हम अपने घर पे रखते हैं, वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियली है। हमने भैंसों के लिए छप्पर बना दिया, उनके रहने के लिए कमरा बना दिया, वो हैबिटेट नहीं है, हमने बनाया है। जो नेचर में जहां रह रही है वो क्या कहलाता है? उनका हैबिटेट कहलाता है। बोला है कि नहीं इसमें? तो नेचुरल मतलब है प्राकृतिक। प्राकृतिक घर किसका? जीवों का। जीव में सब कुछ आ गए। मानव भी क्या एक जीव है, आदमी भी क्या है? जीव है। तो जो भी प्रकृति ने जीवों के लिए जो घर बनाया है, उसी घर को क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। बोला है कि नहीं? मानव ने बनाया वो नहीं है। अब शेर को हम कहाँ रख रहे हैं? पिंजरे में, तो पिंजरा उसका क्या है? हैबिटेट नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। अब शेर कहाँ रहेगा? डैन मतलब गुफा में रहेगा, वो क्या? उसका हैबिटेट है। बोला है कि नहीं ऐसे? ठीक। अगला भाई, अगला पॉइंट है क्या? अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अनुकूलता। क्या है? अनुकूलता। जैसे समझो कि भी हम इंसान है, धूप में नहीं रह सकता, लेकिन ऊंट पशु रह सकते हैं, है ना। अब ऊंट को तुम गर्म रेत में चला लो, चल लेगा वो, लेकिन आदमी नंगे पैर गर्म रेत में नहीं चल सकता। पैर चलेंगे क्योंकि उसको हैबिटेट नहीं, उसको आदत नहीं है। क्या नहीं? उसको आदत नहीं है। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या था? अनुकूलता। वो उसको आदी हो जाता है उस चीज का, वहां रहने का। तो ऊंट गर्म रेत पे पैर रख के चल लेता है, क्योंकि क्या? उसके अंदर एडप्टेशन है। क्या? उसके अंदर उस चीज को सहन करने की क्षमता है। अब डेफिनेशन क्या कहलाती है? द स्पेशल फीचर, एक विशेष लक्षण, दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म, जो जीवों को मदद करता है, सर्वाइव इन द हैबिटेट, उस प्राकृतिक आवास में रहने के लिए क्या करता है? मदद करता है। वो क्या कहलाता है? उसको अडेप्टेशन कहलाता है। अब गर्मी में आप लोग नहीं रह सकते, लेकिन ऊंट रह सकता बाहर, गायें भैंस बाहर रहती हैं, तो क्या उसके अंदर अडेप्टेशन आ चुकी है? क्या आ चुकी है? अब ऊंट है, रेगिस्तान में कई दिन प्यासा रह जाता है, क्यों? उसके अंदर क्या है? एडेप्टेशन है। नेचुरल उस
एक ऐसे लक्षण उसके अंदर जो उसको उस माहौल में रहने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन आपको 1 घंटे गर्मी में रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, गला सूख जाएगा। लेकिन ऊंट तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में रह जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? एडप्टेशन है। आया समझ? ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर क्या? बिजली से। किससे है? बिजली से। और बिजली हमेशा फ्लो करती है किसमें? सर्किट में। किसमें? जब सर्किट कट हो जाएगा तो कोई चीज नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात कर रहा हूं, जैसे पंखे, टीवी, फ्रिज, कोई नहीं चलेगा जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब सर्किट पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो ही क्या चलते हैं? पंखे, बिजली के कूलर, जो भी है, मोटर, वो सारी चलती है। जैसे तुम सर्किट को ब्रेक करोगे तो वो चीजें नहीं चलेगी। तो सर्किट का मतलब होता है एक पथ, क्या होता है? जैसे घूम के पूरा हो गया, है ना। तो जैसे ही सर्किट पूरा हो गया, इधर से मान लो आ रही है, ये सर्किट पूरा हो गया तो ही यहां पर कोई बल्ब हो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। तो सर्किट मतलब पाथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होगा? विद्युतीय पाथ, बिजली का रास्ता, जिस रास्ते पे वो चलती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोलेंगे? एक क्लोज्ड पाथ। मैंने कहा ना बंद, ये ऐसे पूरा बंद होगा तो ही कोई चीज चलती है। तो एक क्लोज मतलब बंद, पाथ मतलब रास्ता, थ्रू विच, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, विद्युतीय जो करंट है वो बहता है। ऐसा बंद रास्ता जिसके अंदर से करंट बहता है उसे ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। बोला है कि नहीं? अब बहता किसमें? तारों से। तार जब घूम के क्लोज हो जाएंगे, अब बटन खुला है यहां से, अब दबाओगे, टच हो गया, और जैसे टच हो गया तो क्या होगा? सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज होती है वो चीज चलने लग जाती है। बोला है कि नहीं ऐसे? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बहता है। आगे समय अगला अभी हमारे पास वर्ड आएगा मैग्नेट। मैग्नेट से सभी वाकिफ हो। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। पुराने समय में इसको सुई, एक मतलब दिशा बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक मैग्नेटिक नीडल लटकाई जाती थी इस प्रकार से फ्रीली, और वो इसका एक सिरा कहां होता था? नॉर्थ में, और एक सिरा कहां होता था? साउथ में। क्लियर है? जो नॉर्थ पोल है वो क्या ज्यादा मैग्नेटिक है, ज्यादा क्या है? मैग्नेटिक है। इसलिए रात को हमें कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप रात को नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में सिर करके सोते हो तो आपका सारा खून कहां चल जाएगा? सिर में चल जाएगा। क्योंकि खून में हमारे क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन बनता किससे? आयरन से। किससे बनता है? आयरन से। और आयरन मतलब लोहा। लोहा किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट को। तो जो हमारा हम नॉर्थ में सिर करके सो रहे हैं, तो नॉर्थ में क्या है? मैग्नेट है। तो सारा खून के अंदर लोहा कहां चल जाएगा? सिर की तरफ। सिर हमारा नॉर्थ में गया तो सारा खून कहां चल जाएगा? सिर में। और सिर में इकट्ठा होके ब्रेन हेमरेज जैसी हमें समस्या होनी शुरू हो जाएंगी, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी नॉर्थ दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। कारण पता चल गया? क्योंकि नॉर्थ पोल क्या है? मैग्नेटिक है। हमारे खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। आयरन से बनता है। और आयरन मतलब लोहा। लोहा सारा कहां जाएगा? फिर नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में हमारा सिर है, सिर में चल जाएगा सारा लोहा, और वहां पर जाके जमना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें अत्यधिक बीमारियां शुरू होनी हो जाएंगी। ठीक है? तो मैग्नेट क्या है? ए मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन और स्टील। स्टील या आयरन को जो अपनी तरफ खींचता है, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। बोला है कि नहीं ऐसे? कितने पोल होते हैं इसमें? 2 पोल, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद अभी क्या? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। क्या होते हैं? पोषक तत्व। सब्सटेंस दैट प्रोवाइड, ऐसे पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ है, तत्व, जो उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाते हैं, नरिशमेंट फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। जो पदार्थ हमें पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं, किसके लिए? वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे शरीर के लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जो हमें पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे फैट, विटामिन, मिनरल, सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो खा के तुम स्वस्थ होते हो। ठीक है? तो ये थे भी हमारी क्लास 7th की सारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।